हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। चलिए आज के क्लास चालू करते हैं और आज हम पढ़ते हैं फिर से भूगोल। और भूगोल का पढ़ेंगे हम दूसरा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। ठीक है, तो जनसंख्या का वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में हम इस चैप्टर के माध्यम से अध्ययन करेंगे। चलिए इस चैप्टर का पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक है जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व पहला टॉपिक है और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जनसंख्या का घनत्व क्या होता है। तो प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है, या किसी क्षेत्र में कुल आबादी और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। अब समझने की कोशिश कीजिए। पहला क्या कर रहे हैं कि प्रति इकाई क्षेत्र पर, जैसे मान लीजिए ये कोई क्षेत्र हो गया, ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। अब निवास करने वाले व्यक्तियों की यहाँ संख्या देखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं कि 100 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 100 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्रफल है। ठीक है, और जनसंख्या जो वहां है निवास कर रही है, उसको हम मान लेते हैं कि वहां 15,000 की जनसंख्या निवास कर रही है। कितने हजार की? 15,000 की जनसंख्या निवास कर रही है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं भाई। आगे कह रहा है भाई कि जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। क्या व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं, या हम इसमें लिखे हैं कि किसी क्षेत्र में कुल आबादी और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो कुल आबादी, जैसे मान लीजिए कुल आबादी कितनी होगी भाई? 15,000, और उसके बाद कुल आबादी 15,000 और कुल जो क्षेत्रफल है वो 100 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसी के अनुपात को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। इसी के अनुपात को क्या कहते हैं? जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। तो अब हम जनसंख्या के घनत्व को निकालते हैं कि जनसंख्या का घनत्व निकालते कैसे हैं। तो जनसंख्या का घनत्व बराबर होता है जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। चलिए इसके कैलकुलेशन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए जनसंख्या, तो जनसंख्या 15,000, जनसंख्या कितनी हो गई? 15,000 हो गई। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना है? तो 100 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 100 वर्ग किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे? कटा देंगे इसको, तो कितना बच गया? 150। अब 150 क्या है भाई? व्यक्तियों की संख्या। क्या है भाई? व्यक्तियों की संख्या। अर्थात क्या हो गया? 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करेंगे। अर्थात एक वर्ग किलोमीटर में 150 व्यक्ति निवास करेंगे। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करेंगे? तो 150 व्यक्ति निवास करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, जो जनसंख्या को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक है भौगोलिक कारक। पहला कारक क्या भाई? भौगोलिक कारक। और भौगोलिक कारक में जो क है उसका वो है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता। अब ध्यान से समझिएगा, जल जो है जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जल जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये हुआ कि लोग वहीं ज्यादा बसना पसंद करते हैं जहां जल की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में होती है। ठीक है, लोग कहां बसना पसंद करते हैं? जहां जल की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में होती है। अर्थात वहीं आदमी बसना चाहेगा जहां पानी के लिए उसको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहला समझ में आ गया जल की उपलब्धता। ख है भू आकृति। ख क्या है भाई? भू आकृति। अब समझिए, लोग समतल मैदानों की ओर, या लोग समतल मैदानों में निवास करना अधिक पसंद करते हैं। क्यों करते हैं पसंद? क्योंकि समतल मैदानों में खेती अच्छी होती है, खेती की उपज अच्छी होती है, सड़क बनाना आसान होता है, और ऐसे में अगर कोई फैक्ट्री यानी कारखाना या उद्योग भी लगा रहे हैं तो उद्योग लगाना भी बहुत ही आसान होता है। इसलिए लोग समतल मैदानों की ओर बसना या समतल मैदानों में बसना अधिक पसंद करते हैं। ठीक है जी, चलिए अगला देखते हैं।
जलवायु। अब जलवायु समझ गए। लोग अधिक ठंडे प्रदेश में जहां की जीवन आसान नहीं होता है, जहां की जीवन आसान नहीं है, तो वो प्रदेश जहां बहुत ही ज्यादा ठंडी पड़ती है वहां लोग निवास करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वहां उनको निवास करने में दिक्कतें होती हैं। ठीक है, ठीक है जी। और सुविधाजनक जलवायु में, जहां सुविधाजनक जलवायु होती है वहां लोग निवास करना अधिक पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे एक बार और समझिए भाई, अत्यधिक ठंडे क्षेत्र जहां की जलवायु मानव के लिए अनुकूल नहीं होती है, जहां की जलवायु जो होती है मानव के लिए अनुकूल नहीं होती है, यानी मानव के बसाव के अनुकूल नहीं होती है। अगर मनुष्य वहां बसना भी चाहे तो बसना इतना संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जलवायु में लोग निवास करना या बसना नहीं चाहते हैं। ठीक है, लोग बसना कहाँ चाहते हैं कि जहां सुविधाजनक जलवायु वाला क्षेत्र होता है, जहां सुविधाजनक जलवायु वाला क्षेत्र होता है वहां अधिक जनसंख्या पाई जाती है। जैसे मान लीजिए कोई प्रदेश, जैसे मान लीजिए ध्रुव है। ठीक है, तो ध्रुव पर ठंडा बहुत ही ज्यादा पड़ता है, ध्रुव पर ठंडा बहुत ही ज्यादा पड़ता है, इसलिए वहां जनसंख्या निवास नहीं करती है। और वह प्रदेश जहां जीवन के लिए, जहां मानव जीवन के अनुकूल होता है वहां जनसंख्या अधिक निवास करती है। अर्थात वो स्थान जहां पर मौसम की वजह से या अत्यधिक ठंडा पड़ता है वहां पर लोग निवास नहीं करते हैं, और वो स्थान जहां मौसम अनुकूल होता है वहां जनसंख्या अधिक निवास करती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, मृदाएं। अगला क्या है? मृदाएं मतलब क्या होता है? मिट्टी। ठीक है, तो उपजाऊ मृदाएं कृषि तथा इससे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। जो उपजाऊ भूमि होती है वह कृषि के काफी अनुकूल होती है। ठीक है, इसीलिए वो क्षेत्र जहां पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है वहां पर जनसंख्या का घनत्व ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, जनसंख्या का घनत्व कहाँ ज्यादा पाया जाता है? कि जहां की भूमि उपजाऊ होती है वहां पर अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार और इसको देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, पहला भौगोलिक कारक का कहा जल की उपलब्धता, अर्थात जनसंख्या वहीं निवास करना पसंद करती है जहां की जल की उपलब्धता होती है। ठीक है, दूसरा भू आकृति मतलब भाई जनसंख्या यानी जनता यानी मनुष्य वहीं पर निवास करना चाहता है जहां की भूमि समतल होती है, क्योंकि वहां की जो भूमि होती है वो उपजाऊ भी होती है, वहां सड़क बनाना आसान होता है, वहां कारखाना और उद्योग भी लगाना बहुत ही आसान होता है, इसलिए समतल मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या अत्यधिक निवास करती है। ठीक है, अगला है जलवायु। अगला क्या है? जलवायु। तो अनुकूल जलवायु, जो मानव के लिए अनुकूल जलवायु होती है वहां पर जनसंख्या अत्यधिक निवास करती है, और वह स्थान जो मानव जीवन के लिए प्रतिकूल होता है वहां पर जनसंख्या अत्यधिक निवास नहीं करती है। ठीक है, अगला भी मृदाएं मतलब मिट्टी। ठीक है, जहां की भूमि अत्यधिक उपजाऊ होती है वहां जनसंख्या अत्यधिक निवास करती है, और पर्वतीय क्षेत्र जहां की भूमि कृषि के योग्य नहीं होती है या उस भूमि पर कृषि अच्छी नहीं होती है वहां जनसंख्या निवास बहुत कम होती है, या वहां की जो जनसंख्या होती है वो बहुत ही विरल होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है, पहले तो हम पढ़ लिए भौगोलिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक। दूसरा क्या है? आर्थिक कारक। और आर्थिक कारक में पहला क्या है? खनिज। पहला क्या है? खनिज। समझिए इसको, खनिज युक्त जो क्षेत्र होता है वहां पर जनसंख्या अत्यधिक निवास करती है, क्योंकि वहां रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो खनिज है उसमें क्या है? तो खनिज में क्या होता है कि खनिज युक्त जो क्षेत्र होते हैं जहां पर खनिज निकलता है उन क्षेत्रों पर जनसंख्या अत्यधिक निवास करती है, क्योंकि वहां रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए झारखंड हो गया। ठीक है, तो झारखंड में क्या है?
तो झारखंड में कोयला का उत्पादन ज्यादा होता है, कोयले का उत्पादन वगैरह ज्यादा होता है, तो वहां रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं और वहां जनसंख्या ज्यादा निवास करने लगती है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को रोजगार चाहिए और व्यक्ति रोजगार की तलाश में उस स्थान पर पहुंचता है और धीरे धीरे वहां जनसंख्या ज्यादा हो जाती है। ठीक है। दूसरा क्या है? नगरीकरण। दूसरा क्या है? नगरीकरण। देखिए, नगर में रोजगार के बेहतर अवसर होते हैं, नगर में रोजगार के अवसर बेहतर होते हैं। नगरों में चिकित्सा संबंधी सुविधाएं, परिवहन संबंधी सुविधाएं, संचार संबंधी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है, इसलिए लोग नगरों की ओर अर्थात शहरों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए भाई, नगर वाला तो नगरी, ठीक है, और नगर में रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, रोजगार के अवसर नगरों में उपलब्ध होते हैं। नगरों में चिकित्सा सुविधाएं, परिवहन की सुविधाएं और संचार की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है, इसलिए जनसंख्या नगरों में ज्यादा निवास करना पसंद करती है। ठीक है, अगला है औद्योगिकरण। अगला क्या है? औद्योगिकरण। देखिए, औद्योगिकरण से रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। औद्योगिकरण से क्या होता है? रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं और लोग रोजगार की तलाश में औद्योगिक नगरों में या औद्योगिक वाले क्षेत्रों में, उद्योग वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं और धीरे धीरे वहां जनसंख्या अत्यधिक हो जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिकरण जो है वो जनसंख्या को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, अगला देखते हैं तीसरा, और तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। ठीक है, कुछ जो स्थल होते हैं वो धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को बहुत ही ज्यादा आकर्षित करते हैं। ठीक है, यानी कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए अत्यधिक जाने जाते हैं और वहां पर लोग धार्मिक और संस्कृति की वजह से ज्यादा आकर्षित होते हैं। जैसे मान लीजिए काशी है, तो काशी क्या है? एक धार्मिक स्थल है और वहां पर लोग अत्यधिक निवास करना पसंद करते हैं क्योंकि लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं वो वहां से जुड़ी हुई हैं। जैसे मथुरा हो गया, मथुरा भी एक धार्मिक स्थल है, इसलिए वहां पर ज्यादा लोग निवास करना पसंद करते हैं। अयोध्या हो गया, वो भी एक क्या है? धार्मिक स्थल है जहां पर लोग अत्यधिक निवास करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो जो धार्मिक स्थल होते हैं वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण जनसंख्या को आकर्षित करने का एक कारक होते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या वहां भी ज्यादा आकर्षित होती है जहां की धार्मिक कारक उपलब्ध होते हैं। ठीक है दोस्तों, करते हैं और आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि समझिए, किसी स्थान पर एक निश्चित समयावधि में बसे हुए लोगों की जनसंख्या में परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और वो जनसंख्या का जो परिवर्तन है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, एक बार और समझिएगा कि किसी स्थान पर किसी निश्चित अवधि में वहां बसे हुए लोगों की जनसंख्या में परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यह परिवर्तन धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो जनसंख्या परिवर्तन धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। अब समझिए, ध्यान दीजिए, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या होती है? तो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि का मतलब होता है किसी स्थान पर एक निश्चित समयावधि के दौरान जब मृत्यु दर कम हो जाती है और जन्म दर ज्यादा हो जाती है तो जनसंख्या में धनात्मक परिवर्तन होता है। या किसी दूसरे स्थान से जब लोग आकर के वहां अस्थायी रूप से बस जाते हैं तब जाके जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए एक बार सही से समझ लीजिएगा इसको। देखिए भाई, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कब होती है? तो जैसे मान लीजिए कोई स्थान है, ठीक है, कोई एक स्थान है, अब हम देखते हैं कि एक वर्ष के अंदर, कितने वर्ष के अंदर? एक वर्ष के अंदर वहां पर परिवर्तन होना है। ठीक है, तो एक वर्ष के अंतर्गत हम देखते हैं भाई
कि जन्म दर है वो एक साल में, जन्म दर जो है एक साल में 110 हुआ। कितना हुआ? 110। 110 बच्चे एक वर्ष के अंतर्गत वहां जन्म लिए। और जो मृत्यु है, मृत्यु हो गई है मान लो 50, मृत्यु हो गई 50। तो यहाँ मृत्यु दर यानी मृत्यु की संख्या कम है और जन्म की संख्या ज्यादा है, अर्थात जन्म दर ज्यादा है और मृत्यु दर कम है। तो यहाँ क्या होगा? जनसंख्या में धनात्मक परिवर्तन होगा। जनसंख्या में क्या होगा? धनात्मक परिवर्तन होगा। या जब कोई व्यक्ति वहां उस स्थान पर एक निश्चित जब कोई व्यक्ति वहां आकर के अस्थायी रूप से रहने लगेगा तब भी धनात्मक परिवर्तन होगा। जैसे समझिए, एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए, जन्म हम मान लेते हैं 110 हो गया, ठीक है, मृत्यु 50 हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहा है कि जन्म ज्यादा है और मृत्यु कम है, जन्म दर ज्यादा है, मृत्यु दर कम है। तो यहाँ क्या होगा? जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि होगी। और इसके साथ ही एक और कंडीशन हो सकता है जनसंख्या के धनात्मक वृद्धि का। वो कंडीशन क्या है? कि कोई बाहर से आकर के आपके यहाँ प्रवास कर जाए, अर्थात क्या होता है? प्रवास, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आपके यहाँ आकर के रहने लगता है, जैसे मान लीजिए 110 जन्म लिए, 50 मर गए और 20 लोग ऐसे हैं जो आपके यहाँ करके अस्थायी रूप से रहने लगे, तो यहाँ क्या हुआ? धनात्मक परिवर्तन। क्या हुआ? धनात्मक परिवर्तन हुआ। एक बार और समझ लीजिएगा ध्यान से कि एक निश्चित समय अवधि में किसी स्थान पर जनसंख्या में हुए परिवर्तन को हम जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। ये परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो धनात्मक कब होता है? जब एक निश्चित समय अवधि के दौरान, जन्म दर ज्यादा हो जाए और मृत्यु दर कम हो जाए, तब जाकर के धनात्मक परिवर्तन होता है। या फिर उस स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति बाहर से आकर के वहां जब बसने लगते हैं तब जाकर के वहां धनात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। अब जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि क्या है? तो अभी तो हम धनात्मक वृद्धि पढ़ लिए, अब ऋणात्मक वृद्धि क्या है? तो ऋणात्मक वृद्धि का समझिए। जब किसी स्थान पर एक निश्चित समय अवधि में, जन्म दर कम हो जाए और मृत्यु दर ज्यादा हो जाए, तो वहां जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि होती है, ठीक है। जब किसी स्थान पर जन्म दर कम हो जाए और मृत्यु दर ज्यादा हो जाए, तब जाकर के वहां क्या होती है? ऋणात्मक वृद्धि। जनसंख्या में क्या होता है? ऋणात्मक वृद्धि होता है। या फिर वहां के लोग कहीं दूसरी जगह जाकर के बस जाए, ठीक है, तो भी ऋणात्मक वृद्धि होती है। इसको समझिए, ध्यान से देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए जन्म, अब हम देखते हैं कि जन्म यहाँ 50 हुआ, जन्म कितना हुआ? 50, ठीक है, और मृत्यु हो गया 100, तो भाई क्या हो गया? यहाँ मृत्यु दर ज्यादा है, यानी जनसंख्या ज्यादा, मतलब ज्यादा लोग मर रहे हैं और जन्म लेने वालों की संख्या बहुत ही कम है, जन्म लेने वालों की संख्या कम हो जा रही है। तो यहाँ क्या होगा? जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हो गया, अर्थात उस गांव की, उस जगह की जनसंख्या कम होने लगेगी, ठीक है। या तो एक कंडीशन होता है, या फिर एक और कंडीशन होता है कि लोग जो हैं वो क्या कर जाते हैं? वहां से प्रवास कर जाते हैं, यानी ये जो स्थान है, ठीक है, यहाँ से लोग कहीं और जाकर के बस जाते हैं अस्थायी रूप से। जैसे मान लीजिए यहाँ से 20 व्यक्ति क्या कर गए? प्रवास कर गए, किसी दूसरे जगह पर जाकर के बस गए, ठीक है। जब किसी दूसरे जगह पर जाकर के बस जाएंगे, अर्थात कि वहीं के लोग कहीं गए हैं, तो जब वहां के लोग कहीं और जगह पे गए हैं तो वहां जनसंख्या नॉर्मली बात है कि कम हो गई, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, ठीक है। एक बार और ध्यान से सुनिएगा, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कब होती है? कि जब एक निश्चित समय अवधि के दौरान जन्म दर कम हो जाए और मृत्यु दर ज्यादा हो जाए, या फिर वहां के लोग किसी अन्य जगह पर जाकर के अस्थायी रूप से प्रवास कर जाए, तो इस वृद्धि को, इस परिवर्तन को हम ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं या ऋणात्मक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है भी, हाँ ये तो हो गया, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि समझ में आ गया। जनसंख्या वृद्धि दो कंडीशन में होता है, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, जनसंख्या परिवर्तन के घटक। अब समझिए जनसंख्या परिवर्तन किस स्थिति में होती है, जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या क्या है, ठीक है। तो जनसंख्या परिवर्तन घटक क्या है? जन्म दर। पहला क्या है? जन्म दर। अब समझिए, जैसे मान लीजिए कोई
एक गांव है, कोई एक गांव है और उस गांव की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या हम मान लेते हैं कि 10,000। कितनी है? 10,000 है। तो अब कह रहे हैं भाई कि यहाँ जन्म दर, भाई परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन के घटक है। तो यहाँ जैसे मान लीजिए कि 10,000 की जनसंख्या है और एक निश्चित समयावधि में यहाँ की जो जन्म लेने वाले लोगों की जो संख्या है, जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं उनकी जो संख्या है वो 500 है। क्या है भाई? 500 है। तो जन्म दर से भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है। अर्थात यहाँ क्या हो गया कि पहले 10,000 लोग थे और इसमें 5,000 बच्चे और जन्म ले लिए, तो ये यहाँ इंक्लूड हो जाएंगे, यानी 10,500 हो गया। तो 10,500 हो गया, तो ये जनसंख्या में परिवर्तन हुआ जी। और जनसंख्या परिवर्तन का जो घटक हुआ क्या हुआ? जन्म दर। वह क्या हो गया? जन्म दर। ठीक है, चलिए अगला देते हैं। दूसरा है मृत्यु दर। अब ये मृत्यु दर क्या है? तो जैसे देख लीजिए, मान लीजिए, समझिए कि कोई एक जगह है, ठीक है, उस जगह की जो पूरी पॉपुलेशन, पूरी जनसंख्या है वो है 10,000। वो कितनी है? 10,000। अब हम देखते हैं कि यहाँ 500 जो व्यक्ति हैं वो क्या हो जाते हैं? मरते हैं। 500 व्यक्ति क्या हो जाते हैं? 500 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है एक समय अवधि के दौरान। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ भी जनसंख्या में परिवर्तन होगा। तो जनसंख्या में परिवर्तन होगा तो क्या होगा? यहाँ जनसंख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ तो जन्म दर जब होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी और जब मृत्यु दर होगा तो जनसंख्या कम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम देख, यहाँ 10,000 है लोग और जब 10,000 में से जब 500 लोग मर गए तो कितना हो गया? 9,550 की जनसंख्या यहाँ रह गई। अर्थात इस कंडीशन में भी जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक घटक है जनसंख्या परिवर्तन का। ठीक है, अगला देते हैं, तीसरा जनसंख्या प्रवास। जनसंख्या प्रवास, अब ये क्या है? जनसंख्या प्रवास समझिए। जनसंख्या प्रवास देखिए, जैसे मान लीजिए, हम मान लेते हैं कोई एक जगह है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जगह है, यहाँ पर 10,000 लोग निवास कर रहे हैं। 10,000 लोग क्या कर रहे हैं? निवास कर रहे हैं। अब 10,000 लोग जब निवास कर रहे हैं तो प्रवास दो तरह का। प्रवास क्या होता है भाई कि एक अस्थायी होता है और एक अस्थायी होता है। ठीक है, तो अस्थायी का मतलब होता है, अस्थायी प्रवास का मतलब होता है कि जब आदमी एक जगह से कहीं जाकर दूसरी जगह बस जाता है तो वो अस्थायी हो जाता है। ठीक है, बात समझिए। और एक अस्थायी होता है कि यहाँ आकर के लोग रहेंगे, फिर कुछ दिन बाद चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे, ऐसा प्रवास होता है। ठीक है, तो देखिए जो प्रवास होता है, प्रवास में दोनों कंडीशंस होते हैं, या तो जनसंख्या बढ़ भी सकती है या जनसंख्या घट भी सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई जगह है, वहां पर 10,000 की जनसंख्या निवास करी है और क्या हुआ कि यहाँ 500 व्यक्ति आकर के बस गए, यानी क्या होगा? 500 व्यक्ति आकर के यहाँ रहने लगे। तो जब 500 व्यक्ति आकर के जब रहने लगेंगे तो यहाँ जनसंख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, 10,500 की जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, और सपोज सोचिए कि अगर यहीं पर 10,000 की जनसंख्या है और 500 व्यक्ति कहीं जा करके और बस गए, कहीं और चले गए, जब कहीं और चले जाएंगे तो फिर यहाँ जनसंख्या कम हो जाएगी। जनसंख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है। यानी जो प्रवास वाला व्यवस्था है, प्रवास वाला जो सिस्टम है, उसमें दोनों कंडीशन है, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। नकारात्मक कब होता है, यानी जनसंख्या घटती कब है? जब व्यक्ति उसी स्थान से कहीं और जाकर के लोग बस जाते हैं, तो उस कंडीशन में जनसंख्या में ऋणात्मक परिवर्तन होता है। और जनसंख्या में धनात्मक परिवर्तन कब होता है? कि जब उसी स्थान पर कहीं दूसरी जगह के लोग आकर के बस जाते हैं तो फिर जनसंख्या में धनात्मक परिवर्तन हो जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रवास भी जनसंख्या परिवर्तन का एक घटक है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला हेड देते हैं जब प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। अब प्रवास को कौन से ऐसे भाई कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? ठीक है, प्रवास के कौन से कारक हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं? तो पहला कारक हम लिखे हैं भाई प्रतिकर्ष कारक। पहला क्या लिखा है? प्रतिकर्ष कारक। और प्रतिकर्ष कारक को समझिए, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनैतिक उपद्रव या फिर प्रतिकूल जलवायु या फिर प्राकृतिक आपदा या फिर महामारियों के वजह से दूसरे स्थान पर जा करके बस जाते हैं तो उसको हम प्रतिकर्ष कारक बोलते हैं। ठीक है, अब समझिए भाई, जैसे प्रतिकर्ष कारक का मतलब क्या हुआ? एक स्थान से जब आदमी वहां से दुखी होकर के कहीं दूसरे स्थान पर जा करके प्रवास करता है, किसी दूसरे स्थान के लिए प्रवास करता है, तो उसको हम अपकर्ष कारक बोलते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? अपकर्ष कारक। समझिए ध्यान से भाई, जैसे क्या
कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर, बेरोजगारी मतलब जब रोजगारी नहीं रहेगा तो आदमी जाएगा, तो जब बेरोजगारी जब होती है तब जाता है, या फिर रहन सहन की निम्न दशा है, यानी वहां का जो रहन सहन है वो अच्छा नहीं है, परेशान होकर के जा रहा है तब, या फिर ये कहिए कि राजनैतिक उपद्रव, यानी जैसे इस समय जो यूक्रेन में और रूस में चल रहा है, ठीक है, तो राजनीतिक उपद्रव एक तरफ से हुआ, वहां युद्ध छिड़ी हुई है, तो युद्ध छिड़ा हुआ है तो भाई वहां लोग रहना पसंद करेंगे नहीं ना, लोग वहां से प्रवास कर रहे हैं ना, तो वहां से दुखी होकर के प्रवास कर रहे हैं, ठीक है, उस कंडीशन में। या फिर प्रतिकूल जलवायु, प्रतिकूल जलवायु का मतलब कि कोई व्यक्ति है जहां रह रहा है वहां बहुत ज्यादा ठंडा पड़ रहा है, बहुत ज्यादा क्या पड़ रहा है, ठंडा पड़ रहा है, और वह व्यक्ति वहां खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रहा है और अंततः परेशान होकर के उस स्थान को छोड़ करके कहीं और चला जा रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में। या फिर प्राकृतिक विपदा, या कोई ऐसा स्थान है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे हर साल भूकंप आ जाता हो या हर साल बाढ़ ही आ जाती हो, वहां के लोग परेशान हो जाते हो और परेशान होकर के उस स्थान को छोड़ करके किसी दूसरा स्थान पर जब चले जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिकर्ष कारक बोलते हैं। या फिर ये कहिए कि जब महामारी आती है और लोग वहां से परेशान होकर के कहीं दूसरे स्थान पर जाते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिकर्ष कारक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रवास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से हैं, तो एक पहला है प्रतिकर्ष कारक, दूसरा है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक आदमी दुखी होकर के उस स्थान को छोड़ करके कहीं दूसरे स्थान पर चला जाता है, ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं, अगला है अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक को समझिए भाई, अपकर्ष कारक जब लोग बेहतर रोजगार के तलाश में, बेहतर रोजगार के तलाश में, या बेहतर जब काम मिल जाए तो आदमी चला जाता है, या कहीं जब अच्छा रहन सहन दिखता है आदमी वहां चला जाता है तब उसको अपकर्ष कारक बोलते हैं। या किसी स्थान को वह देख रहा है कि भाई वहां शांति स्थापित है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, जब वहां जाता है तो उसको बोलते हैं। या जीवन या संपत्ति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता है तो उसको हम अपकर्ष कारक बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अपकर्ष कारक बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए भाई, जब कोई व्यक्ति रहन सहन की अच्छी दशाएं हो, ठीक है, या फिर ये कहिए कि रोजगार के बेहतर अवसर हो, या फिर ये कहिए कि कहीं पर शांति हो, ठीक है, या ये कहिए कि जीवन की और संपत्ति की जहां सुरक्षा हो, या ये कहिए कि जहां अनुकूल जलवायु हो, उस स्थान पर या ऐसे कारणों की वजह से जब व्यक्ति प्रवास करता है तो उसको हम अपकर्ष कारक बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम अपकर्ष कारक बोलते हैं, ठीक है। एक बार ध्यान से सुनिए, बिल्कुल डिफरेंट प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में मुख्य अंतर क्या है। तो प्रतिकर्ष कारक में जब आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करेगा तो दुखी मन से करेगा, कैसे करेगा, दुखी मन से, परेशान होकर के, ठीक है। और जब अपकर्ष कारक में जहां जाएगा वहां क्या होकर के जाएगा, खुश होकर के जाएगा, क्या होकर के जाएगा, खुश होकर के। जैसे यहाँ बेरोजगारी है तो बेरोजगारी से आदमी परेशान होकर के जा रहा है और यहाँ इसको रोजगार के अवसर मिल गया, चलेंगे वहां नौकरी करेंगे, ठीक है, तो जा रहा है। अब देखिए यहाँ वातावरण उसके अनुकूल नहीं है, यानी प्रतिकूल है, जो यहाँ जैसे उसको वातावरण चाहिए उसका वातावरण यहाँ नहीं है, और यहाँ क्या है भाई, उसके लिए वैसा वातावरण है जैसा उसको वातावरण चाहिए। यहाँ राजनीतिक उपद्रव है, सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, यहाँ राजनीतिक उपद्रव नहीं है, सामाजिक स्थिति अच्छी है। यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ जीवन और संपत्ति दोनों संकट में है, यानी दोनों की सुरक्षा नहीं है, और यहाँ दोनों की सुरक्षा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसको प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक बोला जाता है। जहां दुखी होकर के जाएगा उसको प्रतिकर्ष कारक, और जहां खुश होकर के जाएगा उसको अपकर्ष कारक कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक अपना। अगला है भाई उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान। अब उद्गम स्थान क्या होता है भाई, उद्गम स्थान समझिए, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से गमन करते हैं वह उद्गम स्थान कहलाता है, वह उद्गम स्थान कहलाता है। एक बात ध्यान समझिए, देख उद्गम स्थान क्या होता है भाई, जैसे मान लो दिल्ली हो गया, जैसे मान लो क्या हो गया, ये दिल्ली हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, ठीक है। दिल्ली में आदमी कोई व्यक्ति रह रहा है, दिल्ली में कोई व्यक्ति रह रहा है और अचानक वो परिवर्तन करता है और परिवर्तन कर जा करके इलाहाबाद रहने लगता है, इलाहाबाद क्या करने लगता है, रहने लगता है। अब क्या हुआ कि जो
दिल्ली से निकले करके इलाहाबाद उसको जाना है, ठीक है। दिल्ली पहले रहता था, उसको कहाँ जाना है, इलाहाबाद। तो जो दिल्ली है उसके लिए क्या हो जाएगा, उद्गम, क्या हो जाएगा, उद्गम स्थान हो जाएगा, ठीक है। और जहां पर जा रहा है वो क्या हो जाएगा, गंतव्य स्थान हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। जहां से व्यक्ति जाएगा, जिस स्थान को छोड़ करके जाएगा वह व्यक्ति, वह स्थान उद्गम स्थान कहलाएगा। और जहां जा करके निवास करेगा उसको क्या बोलेंगे, गंतव्य स्थान, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति है उसको दिल्ली में रह रहा है, अब उसको इलाहाबाद में जाकर के रहना है, तो दिल्ली से जब निकलेगा वो, तो दिल्ली जब छोड़ेगा तो दिल्ली उसके लिए उद्गम स्थान हो जाएगा और इलाहाबाद उसके लिए गंतव्य स्थान हो जाएगा, ठीक है। अर्थात जहां से आदमी जिस स्थान को छोड़ करके जा रहा है वह उद्गम स्थान, और जहां जा करके फिर निवास करेगा, रहेगा, उसको हम गंतव्य स्थान बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव, ठीक है। जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव क्या होते हैं, तो एक देश की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या उस देश के लिए समस्या उत्पन्न करती है कि नहीं भाई। अगर किसी देश की जनसंख्या है और वह जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो उस देश के लिए वह क्या कर रही है, समस्या उत्पन्न कर रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए भारत है, तो भारत की जो जनसंख्या वो काफी तेजी से क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो भारत देश की जो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, ये भारत के लिए समस्या ही उत्पन्न कर रही है। अब समस्या उत्पन्न कैसे करी, कि जब जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ेगी तो भाई उसके लिए खाने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, रोजगार चाहिए, और सारी चीजें मिलेगी कहाँ से, संभव तो है नहीं भाई। जितना तेजी से भाई जनसंख्या विकास कर रही है या जनसंख्या बढ़ रही है, उतनी तेजी से रोजगार तो बढ़ नहीं रहे हैं। जो भू स्थल है वो तो सीमित है, वहां तो उतना ही उत्पादन हो रहा है जितना हो रहा था। बहुत हो रहा है तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो थोड़ा और बढ़ रहा है, लेकिन इतना थोड़ी बढ़ रहा है कि जितना तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है उतनी तेजी से उसका उत्पादन भी बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जनसंख्या का तेजी से बढ़ना उस देश के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, या उस देश के लिए समस्या उत्पन्न करता है, ठीक है। आपको पता होगा विश्व की जनसंख्या में सबसे अधिक देश कौन सा है, वह कौन सा देश है जहाँ की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो जनसंख्या सबसे ज्यादा किस देश की है, चीन की। चीन की जनसंख्या, दुनिया का सबसे जनसंख्या वाला देश बड़ा कौन सा है, चीन है। और दूसरे नंबर पर कौन है, भारत है। तो भारत की जो जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अगर यह इसी दर से बढ़ती रही तो एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत कहलाएगा, ठीक है। देखते हैं विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि। अब हम देखते हैं कि भाई जो दुनिया की जो जनसंख्या है कब 2 गुनी हो गई, कब क्या हो गई, 2 गुनी हो गई, ठीक है। और उसको 2 गुना होने में कितना समय लगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा एक आंकड़ा देख लेते हैं। चलिए देखिए, एक तरफ हमने लिखा है काल यानी किस वर्ष, ठीक है, जनसंख्या कितनी थी और 2 गुने होने की अवधि। यानी इसमें हम देख रहे हैं 1650 ईस्वी में, कब 1650 ईस्वी में पूरी दुनिया की जो जनसंख्या थी वह 50 करोड़ थी। कितनी थी भाई, 50 करोड़, ठीक है। कब 1650 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, 50 करोड़ थी। कितनी थी, 50 करोड़, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1804 में, कब 1804 में ये जो जनसंख्या 50 करोड़ थी वो हो जाती है कितनी, 100 करोड़। कितनी हो जाती है भाई, 100 करोड़। अब 1650 से 1904 का जो समय है, तो इन दोनों में परिवर्तन कितना हुआ, तो 154। अर्थात 154 साल में हम देखते हैं कि यहाँ जनसंख्या 50 करोड़ से 100 करोड़ हो जाती है, ठीक है। कितने सालों में, 154 साल में जनसंख्या 50 करोड़ से 100 करोड़ हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं फिर 1927 में जनसंख्या 200 करोड़ हो जाती है। कितनी हो जाती है, जनसंख्या 200 करोड़। और दोनों में फर्क कितना आता है भाई, 1804 में और 1927 में फर्क कितना आता है, तो 123 साल। 123 साल में हम देखते हैं कि यहाँ जनसंख्या जो है वो डबल होती है। पहले हम देखते थे कि 154 साल में जनसंख्या डबल हो रही है, 2 गुना हो रही है, लेकिन यहाँ 123 साल में जनसंख्या 2 गुना हो जाती है, ठीक है। उसके बाद 1974 में जनसंख्या कितनी हो जाती है, 400 करोड़। कितनी हो जाती है, 400 करोड़। और ये मात्र 47 वर्ष में दुनिया की जनसंख्या 2 गुना हो जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस टाइम पे यानी 1927 से 1974 के बीच का जो टाइमिंग है,
इसमें दुनिया की जनसंख्या बहुत तेजी से विकास की, यानी जनसंख्या बहुत ही तेजी से वृद्धि की। ठीक है, अगला देखते हैं 2025, अर्थात ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर इसी रेशियो से जनसंख्या बढ़ती रही तो 2025 तक ये जनसंख्या 800 करोड़ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 800 करोड़। और 800 करोड़ होने में कितना समय लगेगा? 51 वर्ष। कितना समय लगेगा? 51 वर्ष। अर्थात 1974 से 2025 तक 51 वर्ष की अवस्था में फिर दुनिया की जो जनसंख्या है वो 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो दुनिया की जनसंख्या है शुरुआत में तो बहुत ही धीरे गति से वृद्धि की, लेकिन बीच के टाइम में आकर के बहुत ही ज्यादा, यहाँ हम देख रहे हैं कि 47वें वर्ष में जनसंख्या जो है वो दुनिया की 200 करोड़ से 400 करोड़ हो जाती है। उसको फिर देख रहे हैं कि 1974 से और 2025 तक जो अनुमान लगाया गया है उसके हिसाब से 51 वर्ष का समय लगता है दुनिया की जनसंख्या को 2 गुना होने में, अर्थात 800 करोड़ होने में। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है जननांकिकी संक्रमण। जनांकिकी संक्रमण। अभी जनांकी संक्रमण क्या है भाई? तो जनांकी संक्रमण समझिए, जनांकी संक्रमण सिद्धांत का उपयोग, जनांकी संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या, किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन का तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। ठीक है, अर्थात इसका उपयोग किस लिए किया जाता है भाई? कि कोई एक स्थान है, ठीक है, और उस स्थान की जो जनसंख्या की वृद्धि दर है, बढ़ रही है, घट रही है, उसको पहले ही अनुमान लगा लिया जाता है कि ये जनसंख्या इस अवधि तक जाकर के इतनी हो जाएगी। और जिस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है उसी सिद्धांत को जनांकी संक्रमण या जनांकी संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, बेसिकली हम नॉर्मल भाषा में ये कह सकते हैं कि जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने का जो सिद्धांत है उसी को हम जनांकी संक्रमण कहते हैं। ठीक है, किसी स्थान का या किसी जगह का, किसी गांव का, किसी शहर का अगर पहले ही हम अनुमान लगा रहे हैं कि भविष्य में जो जनसंख्या है उसकी इतनी हो जाएगी तो उसको हम कहते हैं जनांकी संक्रमण सिद्धांत। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है जनांकी संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं। अब यहाँ कह रहे हैं कि जनांकी संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं क्या होती हैं? ठीक है, तो जनांकी संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं होती है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, अब एक एक अवस्था को हम समझेंगे। अब पहले देखते हैं प्रथम अवस्था। अब प्रथम अवस्था में क्या होता है भाई? कि इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचा होता है। इस अवस्था में क्या होता है भाई? जन्म दर भी ऊंचा होगा और मृत्यु दर भी ऊंचा होगा। अर्थात जितने लोग जन्म लेंगे मतलब उसमें से ज्यादा लोग क्या हो जाएंगे, मतलब जितना जन्म दर होगा उतना ही क्या होगा, या उससे थोड़ा सा कम मृत्यु दर होगा। ठीक है, वैसा क्यों होता है कि ऐसा अज्ञानता और अशिक्षा के कारण जन्म दर एवं गरीबी तथा महामारी के कारण मृत्यु दर बढ़ जाती है। क्या होता है भाई? मृत्यु दर कब बढ़ती है? जब गरीबी आएगी और जब महामारी आएगी तो मृत्यु दर बढ़ जाएगी। अज्ञानता और जब अशिक्षा रहेगा तो जन्म दर बढ़ जाएगा। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है समझिए कि इस अवस्था में क्या होता है भाई कि जन्म दर, इसमें क्या होता है, जन्म दर क्या रहता है? उच्च रहता है, जन्म दर उच्च रहता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? जन्म दर भी उच्च रहता है और मृत्यु दर भी क्या रहता है? ऊंचा रहता है। ठीक है, जन्म दर भी ऊंचा रहता है और मृत्यु दर भी ऊंचा रहता है। अब जन्म दर ऊंचा क्यों रहता है? क्योंकि अज्ञानता है। क्या है? अज्ञानता है। और क्या है? अशिक्षा है। ठीक है, और शिक्षा और अज्ञानता के वश जन्म दर ऊंचा रहता है। ठीक है, और मृत्यु दर उच्च क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ होती है गरीबी। क्या होती है? गरीबी और भूखमरी। ठीक है, गरीबी और भूखमरी के कारण मृत्यु दर उच्च हो जाता है। ठीक है, और जन्म दर उच्च रहता है। अर्थात प्रथम अवस्था में हम क्या कह सकते हैं कि प्रथम अवस्था में जन्म दर ऊंचा रहता है और मृत्यु दर भी ऊंचा रहता है। ठीक है, जन्म दर उच्च रहने का कारण क्या होता है? अज्ञानता होता है और अशिक्षा होता है, जबकि मृत्यु दर उच्च रहने के कारण गरीबी रहती है और भूखमरी रहती है। ठीक है, तो पहला अवस्था आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरी अवस्था को देखते हैं। द्वितीय अवस्था क्या कहती है कि द्वितीय अवस्था
इस अवस्था में शुरू में जन्म दर ऊंची रहती है। शुरू में क्या रहती है भाई? जन्म दर ऊंची रहती है। परंतु शिक्षा के स्तर में सुधार के साथ साथ, परंतु क्या होता है भाई कि शिक्षा जो है, शिक्षा के स्तर में सुधार होता है, और इसके सुधार होने के कारण, ठीक है, इसके सुधार होने के कारण स्वास्थ्य सेवाएं जो होती है उसमें काफी सुधार होने लगता है। स्वास्थ्य सेवा क्या हो जाती है? सुधार हो जाती है। और जब स्वास्थ्य सेवाएं सुधार होती है, साफ सुथरा ज्यादा आदमी रहने लगता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मृत्यु दर कम हो जाती है। मृत्यु दर क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, समझिए। अब देखिए क्या होता है यहाँ कि जन्म दर क्या होता है? ऊंचा रहता है। जन्म दर ऊंचा रहता है, ठीक है, जन्म दर ऊंचा रहता है। अब क्या होता है कि जैसे जन्म तो ले लिए, ठीक है, जन्म दर ऊंचा है, और लेकिन बाद में क्या हुआ कि शिक्षा जब लोगों के सामने आया, जब लोग शिक्षित होने लगे, ठीक है, जब लोगों के पास ज्ञान आने लगा, ठीक है, तो जब ज्ञान आने लगा और स्वास्थ्य सेवाएं उच्चतम, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं जब मिलनी शुरू हो गई, यानी हॉस्पिटल्स वगैरह खुल गए, जब कोई बीमारी होती है तो इलाज हो जाता है, आदमी ठीक हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जन्म दर उच्च हो जाता है और मृत्यु दर क्या होती है भाई? कम हो जाती है। मृत्यु दर क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो जब जन्म दर उच्च हो जाएगा और मृत्यु दर कम हो जाएगी तो जनसंख्या क्या होगी? तेजी से बढ़ेगी। क्या करेगी? तेजी से बढ़ जाएगी, तेजी से बढ़ जाएगी। ठीक है, और यहाँ क्या होगा भाई? जब जन्म दर भी ऊंचा है और मृत्यु दर ऊंचा है तो जनसंख्या क्या होगी? स्थिर रहेगी। क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब जन्म दर ऊंचा है और मृत्यु दर ऊंचा है तो जनसंख्या क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। और जब उच्च दर, जो जन्म दर है वो उच्च हो जाएगा और मृत्यु दर जब कम हो जाएगा तो जनसंख्या तेजी से विकास करेगी। अब यहाँ जन्म दर उच्च है, क्यों भाई? यहाँ जन्म दर उच्च क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई वही शुरू में अज्ञानता और शिक्षा, ठीक है, अज्ञानता और अशिक्षा, या ये कह सकते हैं, हाँ, अज्ञानता और अशिक्षा है। और मृत्यु दर यहाँ कम हो जाता है, मृत्यु दर कम हो जाता है। मृत्यु दर कम हो जाता है क्यों भाई? कि जब भाई यहाँ तेजी से जैसे बच्चे जन्म लेते हैं और उसके बाद क्या होता है कि जब कोई रोग वगैरह होता है, जब बाद में जब भाई शिक्षा हुआ, जब लोग समझने लगे शिक्षा को, जब आदमी अपने आप को साफ सफाई से रखने लगा तो महामारियां बीमारियां कम होने लगी। और जब अगर बीमारी हो भी जाती है तो बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल खुल जाने की वजह से आदमी का इलाज अच्छे तरीके से हो जाता है और आदमी बच जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो गया कि मृत्यु दर कम हो गई और उच्च दर ज्यादा हो गई, तो यहाँ तेजी से क्या होगा? जनसंख्या बढ़ जाएगी। तेजी से जनसंख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं तीसरी अवस्था। अब तीसरी अवस्था में क्या होती है भाई? जो तीसरी अवस्था है यह जनांकित संक्रमण सिद्धांत की अंतिम अवस्था है, और यहां तक पहुंचते पहुंचते जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत कम हो जाता है, अतः जनसंख्या क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है, और यह मंद गति से धीरे धीरे वृद्धि करने लगती है। इस स्तर पर जो है, इस अवस्था में शिक्षा और तकनीकी ज्ञान का स्तर काफी ऊंचा हो जाता है। ठीक है, अब समझिए इसको। तृतीय अवस्था में क्या होता है कि जन्म दर, ठीक है, जन्म दर ये भी कम रहेगा और मृत्यु दर, ठीक है, ये भी कम रहेगा, ये भी क्या रहेगा? कम रहेगा। तो अब यहाँ क्या होगा भाई कि जनसंख्या जो है वो क्या होगी? निम्न मंद गति से, कैसे? मंद गति से क्या करेगी? विकास करेगी। क्या करेगी? विकास करेगी। या फिर जनसंख्या क्या है? वो स्थिर हो जाएगी। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाएगी, नहीं तो धीरे धीरे विकास करेगी। ठीक है, चलिए एक बार और ध्यान दीजिए। प्रथम जो अवस्था होती है इसमें जन्म दर उच्च रहता है, मृत्यु दर कम रहती है। जन्म दर उच्च रहने के कारण अज्ञानता और अशिक्षा रहता है, और मृत्यु दर बढ़ने के कारण गरीबी और भूखमरी रहती है, हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, इलाज नहीं हो पाता है, इसलिए तेजी से लोग मर भी जाते हैं। ठीक है, तो जब जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है तो यहाँ जनसंख्या क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या है? द्वितीय जो अवस्था है, यहाँ हम देखते हैं कि जन्म दर है वो ऊंचा है। जन्म दर क्या है? ऊंचा है, और मृत्यु दर कम है। तो जब जन्म दर उच्च है यानी ज्यादा लोग जन्म ले रहे हैं और मरने वालों की संख्या जब कम है तो यहाँ क्या होती है? इस अवस्था में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। ठीक है, तीसरी जो अवस्था है इसमें क्या होता है कि जन्म दर भी कम रहता है, जन्म दर भी कम रहता है और मृत्यु दर भी कम रहता है। ठीक है,
तो यहाँ क्या होती है कि जनसंख्या जो है वो मंद गति से विकास करती है या फिर जनसंख्या स्थिर हो जाती है। इस अवस्था में क्या होता है कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं और तकनीकी सेवाओं में काफी विकास हो जाता है और विकास होने के कारण जनसंख्या मंद गति से बढ़ती है या धीरे धीरे स्थिर हो जाती है। ठीक है, या जनसंख्या क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। ये जो आपका दूसरा चैप्टर है भूगोल का विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, ये चैप्टर आज यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को इस वीडियो में ही इस चैप्टर को समाप्त कर दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।